सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम कक्षा द्वादश विषय इतिहास अध्याय 12 प्रकरण नगरीकरण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने नगरीकरण की घटना कैसे आई हमारे देश में उनके बारे में जाना था। आगे देखें नगरीकरण को लेकर के। सबसे पहले आता है नगरीकरण है क्या। नगरीकरण है क्या, तो सीधी सीधी बात अपन एक शब्द में कहे, जो स्थिति अंग्रेजों के आगमन से पहले हमारे यहाँ पर गांवों की थी, उन गांवों में अचानक ही वृद्धि हुई, जनसंख्या की भी वृद्धि हुई, उद्योग क्षेत्रों को भी विकास हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करने भी आए। इसी के कारण उस क्षेत्र में तेजी आने लगी, चाहे वो आर्थिक तेजी का हो, चाहे वो सामाजिक तेजी का हो, और वो क्षेत्र जो है नगरीकरण के रूप में विकसित हो गया। मूल रूप से हमारे इस पाठ में 3 नगरों की चर्चा हुई है। नंबर 1 कलकत्ता, नंबर 2 बम्बई, नंबर 3 चेन्नई। इन 3 नगरों की स्थिति के बारे में अपन को देखना है कि कैसे ये नगरीकरण बने। सबसे पहले नगरीकरण से पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी बताता हूं, जो हमने पूर्व की कक्षा में भी बताई थी कि यूरोपियन कंपनियां जिसमें पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, ये सारी की सारे देश यूरोप के हैं और इन देशों की जो कंपनियां थी वो सारी की सारी हमारे देश भारत में व्यापार के लिए आई। ठीक है, ये बात अपन को थोड़ा सा याद रखना है कि यूरोपियन कंपनी में पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी जो है भारत में यूरोपियन के लिए आई, व्यापार के लिए आई। अब क्या हुआ, सबसे पहले इन यूरोपियन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा और युद्ध हुआ। एवं युद्ध, ये 2 स्थितियां देखने को मिली। प्रतिस्पर्धा के कारण फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली भारत से चले गए। ठीक है, यहां से ये हट गए, चले गए। पहली बात तो ये। अब मात्र एक कंपनी रह गई, वो थी ब्रिटेन की, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की। ठीक है, एकमात्र ये कंपनी रह गई। इस कंपनी ने शुरू में तो हमारे देश में व्यापार किया, सिर्फ व्यापार किया। ठीक है, व्यापार के बाद में इन्होंने भारत में 1757 में एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा। इस प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। ये जब दोनों युद्ध लड़े तो इन दोनों युद्धों के बाद कलकत्ता का जो क्षेत्र था, जो पड़ता था पश्चिम बंगाल, वर्तमान में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहां पर पूर्ण रूप से जो मुस्लिम शासकों का अधिकार था वो पूरा का पूरा अधिकार अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में ये अधिकार आ गया तो उन्होंने हमारे यहाँ पर अपनी कंपनियां स्थापित करने लग गए और क्षेत्र को फैलाना शुरू किया।
जहां पहले सीमित क्षेत्र में इनका व्यापार होता था, अब ये व्यापार पूरे भारत देश में हर कोने में होने लग गया। जहां जहां पर अंग्रेजों की कंपनियां स्थापित हुई, फैक्ट्रियां स्थापित हुई, कोटियां स्थापित हुई, वहां वहां पर भारत के जो गांव के लोग थे वो काम की तलाश में उन क्षेत्रों में आने लग गए। अब उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी बढ़ने लग गई, और जब जनसंख्या बढ़ी तो वहां पर जो है यही गांव अब नगरों के रूप में विकसित हो गए। जो पहले कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई एकमात्र छोटे से और सीमित गांव के रूप में जाने जाते थे 1757 से पहले, अब वही गांव जो है महानगरों के रूप में बन गए। इसका पहला जो कारण था, एक तो ये तीनों के तीनों गांव समुद्र के किनारे थे। हमारे यहाँ पर अगर इन तीनों के मानचित्र में लोकेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों के तीनों जो नगर है वो समुद्र के किनारे थे। तो समुद्र के किनारे एक तो व्यापार आसानी से होता था, क्योंकि भारत से जो भी कच्चा माल था जो अंग्रेजों को मिलता था वो अपने देश में समुद्र के रास्ते से ही ले जाते थे। दूसरा, उनके यहाँ से जो उत्पादित माल था वो वापस समुद्र के रास्ते से ही आता था। तो इसके कारण इन नगरों का निर्माण शुरू के दौर में जो हुआ वो नगरों के किनारे हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण था नगरीकरण में वो था जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई? हम सबको पता है भारत की 75% आबादी उस समय लगभग गांवों में निवास करती थी, लेकिन कई बार गांवों की स्थिति देखने को मिलती है कि वहां पर अकाल पड़ जाते थे या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जिसके कारण उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता था और वो रोजगार की तलाश में एक मजदूर के रूप में इन अंग्रेजी कंपनियों में कार्य करने के लिए आते थे। और ये अंग्रेजी कंपनियां सारी की सारी इन नगरों तक ही सीमित थी, इसलिए वो सारे के सारे गांव के लोग जो है वहां पर आ गए। तो उन क्षेत्रों में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, ये वाले जो क्षेत्र थे, ये वाले जो इलाके थे, इन इलाकों में जनसंख्या की वृद्धि हो गई। अब ये जनसंख्या की वृद्धि का एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, उनका भी समझ लो। देखो हमारे यहाँ पर जनसंख्या की काउंटिंग यानी जनसंख्या की जो गणना हुई उसके बारे में याद रखना, प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 1872 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, लेकिन ये जो जनगणना हुई थी उस समय हमारे यहाँ पर लॉर्ड मेयो जो थे गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन ये जो जनगणना थी ये अव्यवस्थित जनगणना थी। इसके जो आंकड़े हमारे पास आए वो आंकड़े ठीक नहीं थे, पर्याप्त रूप से अगर अपनी एक बात में कह सके तो उसमें कुछ अशुद्धियां थी। वो अशुद्धि थी दोहरी गणना थी, यानी कि कई बार आंकड़ों में हेर फेर हो जाता था, आंकड़े लोग सही नहीं बताते थे, ठीक है ना। कभी कोई सूचना मांगने वाले आते हैं तो उनको गलत सूचना दे देते थे, इसलिए ये जो गणना थी ये अव्यवस्थित थी। लेकिन बाद में 1881 से ये व्यवस्थित जनगणना हुई और ये हुई थी रिपन के समय। लॉर्ड रिपन था उस समय, यहाँ पर मेयो था, ठीक है ना। ये दोनों नाम भी याद रखने के बाद पूछे। प्रश्न किस प्रकार का पूछता है, कैसा आंसर देना है वो आपको ध्यान रखें। भारत में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई? तब आंसर हमारा होगा 1881। किसके समय हुई? लॉर्ड रिपन के समय हुई। प्रश्न पूछे भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तब अपन को बताना है 1872 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। तो ये दोनों भी अपन को याद रखना है, कभी ऐसे छोटे क्वेश्चनों में पूछ सकता है। अब बात करते हैं तो इन नगरों की जो है जनसंख्या बढ़ी। अब जब इन गांवों में जनसंख्या बढ़ी तो धीरे धीरे ये जो है नगरीकरण का रूप ले लिया। दूसरा, तीसरा, इस नगरीकरण में जो हमारी आधारभूत सुविधाएं थी वो सारी यहाँ पर मिल जाती थी। अब आधारभूत सुविधा में हम पहले तो मानते हैं रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान में सीधी सीधी बात है, रोटी के लिए कार्य करना जरूरी होता है और काम इन फैक्ट्रियों में आसानी से मिल सकता था, और यहीं पर ये लोग बस्ती बना करके रहने लग गए, ठीक है ना। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिला, वो था सामाजिक पतन। इन महानगरों में जब ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई,
जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई महानगरों में, तो वहाँ पर 2-3 हमें परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। वो सबसे पहली जो परेशानी देखने को मिलती, एक तो पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि इन फैक्ट्रियों में जो भी कार्य होता था, बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, उनसे जो धुआं निकलता था वो पर्यावरण को प्रदूषित करता था, वायु प्रदूषण होता था। दूसरा, वहाँ पर जो कपड़े रंगाई छपाई का काम चलता था उसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता था और वही केमिकल नदी और नालों में डाला जाता था और वही नदी नाले समुद्रों में गिरता था। तो उस नदी नालों के किनारे ज़्यादातर बस्तियाँ थी इन मजदूर लोगों की, तो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि इन महानगरों में जहाँ तेजी से वृद्धि भी हुई 1757 के बाद, वहीं इन महानगरों में अनेक नई नई बीमारियों का भी जन्म हो गया। प्लेग, हैजा, टाइफाइड, इस प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है नगरीकरण के कारण जहां हमें कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले तो कुछ हमें नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। इसी के साथ ये आपका एक बिंदु जो था नगरीकरण क्या है और नगरीकरण कैसे हुआ, ये पूरा हुआ। दूसरा अपन बिंदु लेते हैं, वो लेते हैं लोग गांवों में वापस क्यों जाने लगे। लोग जो है गांवों में वापस क्यों जाने लगे, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं अपन एक बार। ठीक है, लोग गांव में वापस क्यों जाने लगे। हम सबको पता है कि अधिकांशतः लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आ गए, लेकिन शहरों में 3-4 स्थितियां ऐसी देखने को मिली, इसलिए लोगों का वापस पलायन गांवों की तरफ हुआ। पहला कारण, सबसे पहला युद्ध लिख सकते हैं अपन। पहला कारण आपको बताना, युद्ध। युद्ध के कारण कैसे, जब कभी भी इन महानगरों में प्रतिस्पर्धा हुई दूसरे देशों से और वहां पर युद्ध हुआ, तो वो अपने जान और माल की सुरक्षा के लिए उस स्थान को वो खाली करके वापस पुण्य शहरों से कहां चले गए, गांव में चले गए। ये एक कारण बताना है। दूसरा कारण बताना है प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण की समस्या में आप सभी को पता है कि जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर वायु प्रदूषण और दूसरी जो समस्या देखने को मिली जल प्रदूषण, उनके कारण उनके शरीर पर कुप्रभाव पड़ा, बीमारी की चपेट में आए। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां फैली जिसके कारण वो लोग जो हैं परेशान हुए। तो उन्होंने एक शांत वातावरण या शुद्ध वातावरण को देखना चाहा और उसके लिए वापस वो गांव की तरफ आने लगे। तीसरा जो कारण अपन इसमें बता सकते हैं लोग, वो है कृषि से जुड़े हुए, कृषि। ठीक है, कृषि में कैसे, जो लोग यहाँ पर काम करने वाले थे, गांव की स्थिति जब अकाल के कारण या बारिश नहीं होती थी, ऐसी स्थिति में वो अपने गांव की जमीनों को छोड़कर शहरों में आते थे। लेकिन साल 2 साल 3 साल के बाद जब उनके गांव की स्थिति वापस ठीक हो जाती या वहां पर पर्याप्त वर्षा हो जाती, तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते, पुनः अपनी खेतीबाड़ी करने के लिए उन शहरों को छोड़ करके वापस कहाँ चले जाते थे, गांव में चले जाते थे। तो ऐसा कभी प्रश्न आ जाए कि लोग पुनः गांव की तरफ क्यों जाते हैं, तो ये तीनों कारण अपन यहाँ पर बता सकते थे। ठीक है, अगला जो बिंदु इसमें आता है वो क्या आता है कि भाई इस समय जो नगरीकरण में जो जो परिवर्तन हुए वो कौन कौन से परिवर्तन थे। तो देखो, एक तो नगरीकरण में जो परिवर्तन आया वो आया आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन देखने को मिला सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तीसरा जो परिवर्तन देखने को मिला राजनीतिक परिवर्तन। चौथा जो परिवर्तन देखने को मिलेगा प्रशासनिक परिवर्तन। ये 4 प्रकार के प्रमुख परिवर्तन जो है नगरीकरण में देखने को मिलेंगे।
हम आगे की क्लास में इस प्रकार का पढ़ेंगे कि मुंबई क्षेत्र है तो वो शहर था, नगरीकरण था, वहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तन किया हुआ। चेन्नई जो क्षेत्र था वहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिवर्तन किया हुए। ऐसे ही इन प्रमुख क्षेत्र जो थे अंग्रेजों के, उन क्षेत्रों में किस किस प्रकार का क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो सारी चीज़ें हम एक एक बिंदु के साथ इसको देखने का प्रयास करेंगे। अगला जो बिंदु आता है इसमें वो आता है आपका, एक बार बार शब्द आता है उपनिवेश। ठीक है, इस पाठ का जो नाम में है वो भी उसमें लिखा हुआ है हेडिंग में, उपनिवेश या उपनिवेशीकरण या औपनिवेशिकीकरण। तो कई बार हमारे दिमाग में ये भी प्रश्न आता है कि औपनिवेशिकीकरण है क्या। तो इसमें भी अपन इसका सामान्य अर्थ बता सकते हैं कि औपनिवेशिकीकरण का मतलब यही होता है कि एक देश जो है उस देश का किसी दूसरे देश पर राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से जो नियंत्रण स्थापित हो जाता है वही औपनिवेशिकीकरण कहलाता है। कैसे कह सकते हैं, जैसे एक देश है इंग्लैंड और हमारा देश है भारत, ठीक है, और भारत पर अंग्रेजों का अधिकार रहा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं भारत जो है अंग्रेजों का औपनिवेशिक साम्राज्य था। यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो हमारे राजा महाराजाओं के हाथों से निकलकर किनके हाथों में चली गई, अंग्रेजों के हाथों में चली गई। जहाँ हम पहले राजा महाराजाओं के शासन के अनुसार शासन चलता था या व्यवस्था होती थी, अब वैसी नहीं होने लगी। अब वो व्यवस्था अंग्रेजी नियम, कायदे, कानून से चलने लगी। इस प्रकार पहले तो ये व्यापार करने आए और धीरे धीरे जो है हमारे जो राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक जो अधिकार थे वो अधिकारों में हस्तक्षेप करने लग गए। इस प्रकार हम उसको सामान्य शब्द में कहते हैं कि हम उनके गुलाम बन गए। भाई गुलाम का अर्थ क्या होता है, जिसके अनुसार हम बातें करते हैं वही होता है। तो सीधी सीधी बात है कि हम जो है उनके गुलाम बन गए। आर्थिक, राजनीतिक अधिकार हमारे जो सारे थे वो सब के सब अंग्रेजों के हाथ में चले गए। तो इस प्रकार के जो हमने यहाँ पर नगरीकरण का अर्थ, नगरीकरण के प्रभाव, नगरीकरण के कारण और कैसे नगरीकरण का उदय हुआ अपने यहाँ पर समुद्री तट के किनारे, उनके बारे में अपन ने जाना। इसी के साथ धन्यवाद।